Hey you beautiful cricket fans out there, good evening। आज के इस वीडियो में हम गुजरात टाइटंस के इस साल के अच्छे परफॉर्मेंस को असेस करने वाले हैं। अगर आपको याद होगा, गुजरात टाइटंस लास्ट ईयर बहुत ही खराब परफॉर्मेंस की थी, पर इस साल अभी तक 8 मैचों में जो 6 मैचेस जीत के वो लीडरशिप बोर्ड में नंबर 1 पे हैं। आज 22 अप्रैल है। ये वीडियो मैं गुजरात टाइटंस के मैच ख़त्म होने के बाद बना रहा हूँ, जो कि उनका 8वां मैच था जिसमें उन्होंने केकेआर को हराया। गुजरात टाइटंस के जीत का जो 5 सबसे बड़े कारण हैं, उसमें जो पहला रीज़न है वो है उनकी बैटिंग की फॉर्म। अगर आप आईपीएल का लीडरशिप बोर्ड देखें तो ऑरेंज कैप लीडर्स में टॉप 7 में गुजरात के मैच के बाद 3 गुजरात के प्लेयर्स हैं। पहले नंबर पे हैं साई सुदर्शन जो 400 से ज़्यादा रन बना चुके हैं। तीसरे नंबर पे जॉस बटलर हैं जो 350 से ज़्यादा रन बना चुके हैं, और 7वें नंबर पे शुभमन गिल हैं जिन्होंने भी 300 से ज़्यादा रन बनाया। तीनों बैट्समैन काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं। जब उन्होंने क्या किया है इस साल, बाकी टीमों के विपरीत उन्होंने शुरू के 6 ओवर्स में काफ़ी संभल के खेलते हैं, 50 के आसपास बनाते हैं। उसके 7वें ओवर से लेकर 20वें ओवर तक वो कोशिश करते हैं कि एक्सेलरेट करते रहें और लास्ट के 4-5 ओवर में बड़ा फिनिश करने की कोशिश करते हैं। इसके कारण अगर आप देखेंगे तो सारे मैचेस में सबसे कम विकेट खोए इन्होंने। ये इकलौती टीम है जो हर मैच में मैक्सिमम 5 विकेट के आसपास खो रही है। बाकी टीम 6 या 7 विकेट ऑन एन एवरेज खोती है। इसका ये मतलब है कि जो उनका टॉप ऑर्डर है, उनका जो प्लान है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। साई आपको याद होगा काफ़ी भारत से 2-3 मैचेस खेल चुके हैं। शुभमन को तो प्रिंस भी कहा जाता है, और दोनों ही काफ़ी कलात्मक, काफ़ी करेक्ट क्रिकेट खेलते हैं, पर साथ ही साथ 6 ओवर के बाद कुछ छक्के भी लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास एक ही गियर है, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है उनका गियर चेंज होते जाता है। जॉस बटलर T20 वाइट बॉल फॉर्मेट में एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, तो उनके बारे में कुछ भी कहना बेकार है। बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किया, विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो एक एक्स्ट्रा बैलेंस लाते हैं टीम को। और ये टॉप 3 जो बैट्समैन है, ज़्यादातर मैचों में ज़्यादा रन इन्हीं नहीं बनाए। इसका एक साइड इफ़ेक्ट ज़रूर है कि उनका जो मिडिल ऑर्डर है उसको बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं मिले हैं। जो सबसे ज़्यादा रन मिडिल ऑर्डर में बनाए हैं वो है शर्फेन रदरफोर्ड ने, जो करीब 150 से 200 रन के बीच में उन्होंने बनाए हैं, जिन्हें भी चांसेस मिले हैं उतने। पर अगर बाकी बल्लेबाजों का आप देखें, चाहे वो शाहरुख खान हो, डेविड मिलर हो या तेवतिया हो राहुल, ज़्यादा रन नहीं बना पाए, उन्हें ज़्यादा परफॉर्मेंस करने का मौका ही नहीं मिला है। अब वो लॉन्ग टर्म में इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा वो हमें पता नहीं, पर एज ऑफ टुडे टॉप 3 उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। इसी कड़ी में जो उनका दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो है उनकी गेंदबाजी। बहुत ही बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक है। आज के दिन अगर आप आईपीएल के पर्पल कैप लीडरशिप बोर्ड में देखें तो इसमें टॉप 6 में 3 बॉलर्स आपको दिखेंगे गुजरात टाइटंस के। नंबर 1 पे 8 मैचों में 16 विकेट लेके प्रसिद्ध कृष्णा है। तीसरे नंबर पे साई सुदर्शन है। 6ठे नंबर पे सिराज है। सिराज भारत के लिए काफ़ी 2-3 सालों से काफ़ी मैचेस खेले हैं। अगर आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकाल दिया गया था, और ये बात उन्हें ज़रूर खटकी होगी, जिसका नतीजा ये है कि उन्होंने अपनी जो गलतियां हो रही थी, जो उनकी पेस गिर रही थी, उस पर काम किया है और पेस अप है आईपीएल के टाइम पे। और इतनी ज़्यादा पेस है गेंदबाजी कर, 140 से ज़्यादा अक्सर रहते हैं। गेंद में मूवमेंट भी वापस शार्प मूवमेंट आ गई है, और पेस और शार्प मूवमेंट का कॉम्बिनेशन उनको काफ़ी विकेट दिलाता है। उनका जो वॉबल सीम डिलीवरी है उसमें भी उन्हें काफ़ी विकेट मिल रहे हैं। काफ़ी पेनिट्रेटिव गेंदबाजी कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है गुजरात टाइटंस के अच्छे परफॉर्मेंस का। अगर आप प्रसिद्ध कृष्णा को देखें तो प्रसिद्ध कृष्णा 1-2 साल से बाहर रहे हैं। उनका बैक प्रॉब्लम, उनका अलग अलग तरह की इंजरीज होती रही, उनके करियर हैम्पर्ड रही है। पर ऑस्ट्रेलियन टूर से वापस आए थे, उन्होंने एक मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया में जहां उन्होंने 4 विकेट निकाले थे। अब उसका नतीजा ये हुआ है कि उसके बाद वो लगता है काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। जो भी काम उन्होंने अपनी गेम पे किया है, चाहे वो मॉर्ने मॉर्कल के साथ किया हो जब वो इंडियन टीम में हो, या फिर आशीष नेहरा जो उनके कोच हैं गुजरात टाइटंस में, जो भी रीज़न रहा हो, इट सीम्स इट इज़ वर्किंग। उन्होंने जो पिछले साल अगर आपको याद होगा तो काफ़ी ज़्यादा डिलीवरीज उनकी वेरी करती थी, लाइन और लेंथ पे उतना कंट्रोल नहीं था,
अगर वो एक डिलीवरी अच्छा डालेंगे तो उसके बाद दूसरी डिलीवरी में बूफे बॉल डाल देंगे, जिसके कारण काफ़ी रन दे देते थे वो। चाहे वो शुरू में हो, मिडिल हो, लास्ट में हो, कहीं पे भी उनको रन पड़ जाती थी। पर इस साल जो सबसे खासियत दिखी है कि उनका लाइन और लेंथ बहुत अच्छा किया उन्होंने, स्लोअर बॉल के ऐड किया है, यॉर्कर ऐड किया है, और जो सबसे बड़ी बात है कि उनका पेस कम नहीं हुआ है। बाउंस जैसे पहले होता था वैसे ही हो रहा है। नतीजा ये है कि सामने वाले बल्लेबाजों को काफ़ी दिक्कत हो रही है उन्हें खेलने में। जो तीसरे गेंदबाज हैं उनके पास विकेट टेकिंग लिस्ट में वो है साई किशोर। साई किशोर, अगर ये हम कहें कि इस वर्ष फिंगर स्पिनर्स में सबसे अच्छे गेंदबाज वही नज़र आ रहे हैं, हाई क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिनर नज़र आ रहे हैं। वो इंटरनेशनल भी नहीं खेले पर तमिलनाडु की कप्तानी करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। उनके पास एक अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है, उन्हें डोमेस्टिक का काफ़ी एक्सपीरियंस है और वही एक्सपीरियंस वो यूज़ करके बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हर मैच में अगर आपको याद होगा ना, वो रन देते हैं और विकेट भी एक दो निकालते रहते हैं। इसीलिए लीडरशिप बोर्ड में वो तीसरे नंबर पे हैं। और इसके अलावा अगर आप उनका बाकी ओवर्स देखें कि ठीक है 3 बॉलर्स तो अच्छे हैं, बाकी कौन है? राशिद खान है जो दुनिया का सबसे अच्छा वाइट बॉल का स्पिनर है। इस वर्ष चोट लगने के बाद वो वापस आए हैं तो उतने ज़्यादा विकेट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन लास्ट के 2-3 मैचेस में उन्हें वापस विकेट मिलनी शुरू हुई है। उनको रन भी कोई नहीं बनाता है, तो उनकी गेंदबाजी में रन बनाना आसान नहीं है, चाहे वो विकेट ले रहे हो चाहे नहीं ले रहे हो। यही नतीजा है कि ये जो 4 ओवर्स निकाल देते हैं वो कम रन्स में निकालते हैं, बाकी बॉलर्स विकेट ले रहे हैं, तो एक प्रेशर हमेशा रहता है। अब 5वां बॉलर कौन है? तो इन 4 बॉलर्स के अलावा उनके पास रबाडा है जो 2-3 मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, पर उसके जाने के बाद उनके पास ईशांत शर्मा भी हैं, उनके पास अरशद खान भी हैं जो डोमेस्टिक में भी बहुत ज़्यादा नहीं खेलते हैं, लेकिन आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। लेफ्ट आर्म सीमर हैं और काफ़ी तेज़ गति से गेंदबाजी करते हैं, तो ये उनके पास और भी कॉम्बिनेशन। इसके अलावा 3 मैचेस में वॉशिंगटन सुंदर को भी चांस दिया गया, उसने भी ठीक ठाक सी बॉलिंग और बैटिंग दोनों की है। तो ये उनका सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, एक पेनिट्रेटिव एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग लाइनअप। जो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो है शुभमन गिल की कप्तानी। लास्ट ईयर हार्दिक पांड्या के गुजरात टाइटंस छोड़ने के बाद शुभमन गिल को कप्तानी दिया गया था। 24 साल के थे उस वर्ष। उस साल उनकी कप्तानी आप परफॉर्मेंस के हिसाब से कह सकते हैं कि कप्तानी उतनी अच्छी नहीं रही थी, टीम अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही थी, पर इस साल बिल्कुल बदले नज़र आ रहे हैं। बहुत ही टैक्टिकली एस्ट्यूट हैं, ग्राउंड पे अच्छे डिसीजंस देते हैं, कब किसको बॉलिंग पे लगाना है, कितने ओवर्स कराने हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वही करते हैं। अगर आप देखेंगे तो कुछ मैचेस में उनके स्पिनर्स खाली 6 ओवर डालते हैं, किसी मैच में फास्ट बॉलर केवल 10 ओवर डालते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वो डिसाइड करते हैं किस तरह के कंडीशन में किस तरह के बॉलर को लगाएंगे, किस तरह के बैट्समैन में किस तरह के बॉलर्स को लगाएंगे, तो एक अच्छा नतीजा निकलेगा। एसआरएच के मैच में जब सिचुएशन टाइट थी, उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को मैच में इम्पैक्ट सब के रूप में लिया और 49 रन बनाए वॉशिंगटन सुंदर ने उस मैच में, और वो मैच में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। ये तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है शुभमन गिल की कप्तानी। जो चौथा सबसे बड़ा रीज़न है वो है उनके बैकअप प्लेयर्स। अगर आप उनकी टीम देखें, प्लेइंग 11 तो आपको पता ही है, पर आप सोचिए उनके पास बैकअप कौन है। जैसे मैंने पहले भी कहा, रबाडा के जाने के बाद भी उनकी टीम में उनकी कमी नहीं खली, क्योंकि उनके पास ईशांत शर्मा है, अरशद खान है, और बाहर कौन बैठा हुआ है, जिराल्ड कुड्जे भी बैठे हुए हैं। तो वो भी एक इंटरनेशनल क्लास के बॉलर हैं, 150 के आसपास गति से गेंदबाजी करते हैं। अगर आपके पास इस तरह का बैकअप हो तो आपको डर ही नहीं है। अगर आप स्पिनर्स का बैकअप देखें, उनके पास मानव सुतार हैं जो कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और साथ ही साथ थोड़ी सी बैटिंग भी करते हैं। इसके अलावा उनके पास 20 साल के निशांत सिंधु हैं जो एक हरियाणा के बहुत ही अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में 5 नंबर पे बैटिंग करते हैं और पूरे के पूरे ओवर्स भी डालते हैं। किसी और टीम में होते तो शायद उन्हें ज़्यादा चांसेस मिलते, पर यहाँ पे वो बैकअप है। इसके अलावा इनके पास महिपाल लोमरोर भी है। अगर आपको याद होगा कि पिछले सालों में उन्होंने आरसीबी के लिए भी खेला है और टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, कुछ ओवर्स भी डाल लेते हैं। वो भी उनके पास बैकअप में बैठा हुआ है। इसके अलावा इनके पास अनुज रावत है जो एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, विकेट कीपर है, आरसीबी के लिए पहले खेल चुके हैं।
और एक अच्छे टैलेंटेड विकेट कीपर बैट्समैन है। इसके साथ ही साथ उनके पास कुमार कुशाग्र भी हैं जो कि झारखंड के हैं, एक अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन, यंग विकेट कीपर बैट्समैन है, वो भी उनके पास बैकअप में है। अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात करें तो उनके पास गुरनूर बरार हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में एक प्रतिभावान गेंदबाज हैं, काफ़ी लंबे ऊंचे कद के हैं, अच्छी गति से गेंदबाजी करते हैं, वो भी बैकअप में है। कुलवंत खेजरोलिया एक मैच खेल चुके हैं, वो लेफ्ट आर्म सीमर है, वो भी उनके पास बैकअप में है। इसके अलावा इनके पास जयंत यादव भी है, एक ऑफ स्पिनर है। आप देखिए कितने ज़्यादा बैकअप है, किसी भी प्लेयर किसी भी पोजीशन में जब उनको ज़रूरत पड़ी हो किसी को भी पिक कर सकते हैं। ऑल ऑफ देम आर इक्वली गुड। ये उनके टीम में वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है कि वो अच्छा कर रहे हैं। और आखिरी पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि उन्होंने जो टीम इकट्ठा की वो किसने किया, वो उन्होंने टीम जब बिल्ड कर रहे थे उस समय उन्होंने बैकअप्स को इतने अच्छे से रखा, इतने प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज किया उस समय, और उसके बाद बैकरूम स्टाफ के अच्छे परफॉर्मेंस के बिना इस तरह का इन मैच में जो डिसीजंस लेते हैं, जो प्लेइंग 11 में डिसीजंस लेते हैं, उसमें जो कंट्रीब्यूशंस आशीष नेहरा देते हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो सबसे बड़ी मुझे खासियत नज़र आती है वो है प्लेइंग 11। प्लेइंग 11 को कंडीशंस के हिसाब से वो चेंज करते रहते हैं। कभी आपको वॉशिंगटन सुंदर दिखेंगे ईडन गार्डन्स में, तो कहीं पे आपको 4 फास्ट बॉलर दिखने लगेंगे, अरशद खान और ईशांत शर्मा साथ साथ दिखेंगे। तो ये जो चेंजेस वो करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। और एक और चीज़ सोचिए, कोई भी नहीं सोच सकता था कि शेरफन रदरफोर्ड को न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं उनके जगह पे खिलाया जाएगा। उनको खिलाया गया क्योंकि उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा होगा, इंटरनल मैचेस खेलते हों। तो ये पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसके कारण ये टीम बहुत अच्छा कर रही है। तो ये था मेरे 5 मेन रीजंस जिसके कारण गुजरात टाइटंस इस साल बहुत अच्छा कर रही है। आप अगर इसे एग्री करते हो या कोई नया रीज़न हो आपके पास तो प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू। ताली हो।